गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 में विज्ञान में आज हम अध्याय 12 का अभ्यास करने वाले हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, ध्वनि किसे कहते हैं और वह किस तरह उत्पन्न होती हैं। तो देखते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक स्वरूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती हैं। और किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, तो जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती हैं। और ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए और भी कई कारण हमारे पास हैं, जैसे कि हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये ध्वनि उत्पन्न करने के बहुत सारे कारण आ चुके हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, कंपन किसे कहते हैं और वह किस प्रकार उत्पन्न होता है। तो हम कंपन की बात करेंगे। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना, इसे हम कहते हैं कंपन। मनुष्यों में वाक ध्वनि यानी हमारी जो आवाज़ होती है वह भी हमारे वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती हैं। और भी कारण है कंपन के। एक उदाहरण है अच्छा सा कि एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ने पर वह कंपन करता है, याद रखिए, और ध्वनि उत्पन्न करता है। तो दो सवाल हो चुके हैं हमारे। पहला सवाल हमने देखा ध्वनि किसे कहते हैं और दूसरा सवाल था कंपन किसे कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा सवाल जो है उसकी तरफ चलते हैं कि ध्वनि श्रोताओं के कानों तक कैसे पहुंचती है। हमारे कानों तक कैसे पहुंचती हैं, वो हमें आंसर मिलेगा इसमें ध्वनि के संचरण में। तो हमें पता है कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ध्वनि द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती हैं उसे माध्यम कहते हैं। और माध्यम जो है वह ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। ध्वनि किस प्रकार पहुंचती है, तो किसी माध्यम से होकर। कैसे, तो देखते हैं। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुँचते। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के बाद प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती हैं जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंचती। तो इस प्रकार ये ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती हैं। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के रखना है। 3 सवाल ही आज लिए हैं, पाठ की शुरुआत थी। आप लोगों को जो मुख्य मुद्दे पढ़ के रखने हैं वो हैं हमारे पास खास करके विक्षोभ के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। विक्षोभ किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सवाल ही है एक प्रकार से संपीड़न और विरलन किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ के रखना है। तो यहाँ पर दिया गया है संपीड़न और विरलन भी मिलेगा हमें पीछे के पेज पर। तो यहाँ पर हमें मिलेगा विरलन, तो विरलन के बारे में भी लिखा है। ये सब आप लोग पढ़ के रखिए थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। फिर आप लोग एक और अच्छा सा प्रयोग भी देखेंगे कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्यों होती है। ये पूरा प्रयोग है, इसे पढ़ के रखिए। अगले वीडियो में इस प्रयोग की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और
दूसरी बात कि आगे का कोई सवाल हो सकता है। हाँ, अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। अनुदैर्ध्य तरंग, उसके अंदर भी आप लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटे सब अक्षरों में लिखा हुआ है। आवृत्ति, आयाम और वेग, इन तीनों की परिभाषाएं, इन सवाल के जवाब हैं, सब आप लोगों को पढ़ने हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, तरंग दैर्ध्य की परिभाषा, उसका मात्रक वगैरह सब दिया गया है। ये सब पढ़िए आप लोग तो अच्छा रहेगा। उसके बाद है हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं इसमें, तो देखेंगे अगले वीडियो में, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। ख़ास करके आप लोग संपीड़न और विरलन, उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करके रखिए तो तकलीफ़ नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छा सा पाठ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।